नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से पे आप जिन्हें देख रहे हैं, बहुत सारे प्रारब्ध के दर्शक मुझसे शिकायत करेंगे कि आशीष अंशु जी को इतना लेट आपने क्यों बुलाया। काफी गैप के बाद आशीष जी हमारे बीच हैं। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं आशीष जी का। आशीष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अवनीश जी। जी दर्शकों, देर आशीष हुई कुमार लेकिन याद अंशु तो को किया। बिल्कुल धन्यवाद आपका। जी दर्शकों, आशीष कुमार अंशु जी को सोशल मीडिया में जो लोग भी एक्टिव हों वो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन सिर्फ इनकी पहचान सोशल मीडिया से नहीं है। उंगलबाज.com मुझे याद आता है। सोशल मीडिया में इस एक खुड़पेज को लेकर ये हमेशा सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज को भिड़ते हैं। आते बिहार से हैं, रहते एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी में हैं और प्रखर वक्ता हैं। बौद्धिक क्षमता का आकलन मेरे जैसा छोटा व्यक्ति नहीं कर सकता आशीष जी की। इसी के साथ साथ आप एक संपादक भी हैं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लगातार कॉलम भी लिखते हैं। बिहार को लेकर लगातार सोच और विचार ही नहीं करते एसी डाइनिंग रूमों में बैठ के, बल्कि जब जरूरत पड़ती है तो बिहार की जमीन भी छानते हैं और वहां के वस्तु स्थिति का सटीक आकलन करते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव सबके सामने है। आरजेडी 22 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार चुकी है और ऐसे समय पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो लाल किले की प्राचीर रही हो, चाहे अपनी आम चुनावी सभाएं रही हो, चाहे उनके काम में दिखता हो परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सशक्त मुहिम छेड़े हुए हैं, उस समय में सारे परिवारवादी एक साथ हैं। और परिवारवाद का एक बड़ा उदाहरण ये देखिए कि लालू प्रसाद यादव जो 3 आपराधिक मामलों में ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं, जमानत पर बाहर हैं, और वो भी जमानत स्वास्थ्य आधार पर मिली हुई। हालांकि उनके बेटे हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे हैं। बहरहाल 2 अपनी बेटियों को, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य, इनको बारी बारी से पाटलिपुत्रा और सारण, जो पहले छपरा कहा जाता था दर्शकों, वहां से उन्होंने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। सारण में रोहिणी के सामने है राजीव प्रताप रूडी। कल मीसा भारती ने एक घृणित बयान दिया है। जी हाँ, मैं घृणित कहूंगा इसे। मीसा भारती जो कैश के बदले, नौकरी के बदले कैश और जमीन के मामले में खुद कन्विक्टेड है। मीसा भारती जिसका पिता लालू प्रसाद यादव भारतीय कानून द्वारा दंडित व्यक्ति है, सजा याफ्ता अपराधी है, बाकी मुकदमे अभी चल रहे हैं। उस मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि हमारी सरकार आएगी तो प्रधानमंत्री जेल जाएंगे। जो खुद जेल के मुहाने पे खड़ा हो, वो जेल जाने की बात कर रहा है प्रधानमंत्री की। इस तरह की राजनीति हो रही है बिहार से। बिहार जहां 40 से ज्यादा सीटें आती, बिहार जिसने 2014-2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय यज्ञ में साथ निभाया है, और न सिर्फ साथ निभाया बल्कि बहुत मजबूत तरीके से साथ निभाया। बहुत सारे राजनीतिक समीकरण बीच में बदले, नीतीश कुमार जी की वजह से बदले, लेकिन मुझे नीतीश कुमार में एक बात बहुत अच्छी लगती है कि एक चीज होता है ना कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, हो सलीका तो हर बात सुनी जाती है। नीतीश बाबू सही समय पर सही जगह पर आके खड़े हो जाते हैं। नीतीश जी उम्र का तकाजा है, पब्लिक मीटिंग में कहते भी पाए गए। प्रधानमंत्री मंच पे तो उन्होंने कहा हम चले ना गए थे, हमें ना इधर उधर चले जाते हैं, अब नहीं ना जाएंगे। बहरहाल वो कब कहाँ चले जाएंगे ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस समय पर नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं नीतीश कुमार। मैं वापस आता हूँ इस हल्के फुल्के अंदाज और गंभीरता के साथ आप तक विषय की प्रस्तावना रखने के बाद। आशीष जी, चारा चोर, और चारा चोर कहने का मेरे पास पूरा नैतिक और संवैधानिक अधिकार है प्रारब्ध के इस मंच से, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति का वह एक नेता है जो कन्विक्टेड है, सजा याफ्ता है, जेल रह के जमानत के आधार पर बाहर आया है। उसकी बेटी मीसा भारती प्रधानमंत्री को जेल भेजने की बात कहती है, किस मुंह से कहती है? ये कौन सी राजनीति है और कहां जा रहा है बिहार का कुल मिला के चुनावी समीकरण लोकसभा 2024? अभी आपने एक साथ ना कई सारी बातें एक के बाद एक प्रस्तावना में जोड़ दी। थोड़ा मुश्किल है कहां से शुरू करूं। रोहिणी पे आने से पहले थोड़ा नीतीश जी पे बात कर लेते हैं। नीतीश जी के साथ हमेशा एक बात रही है कि नीतीश जी जब राजद के साथ जाते हैं, जैसे आपने कहा ना, बहुत संभल के बात करते हैं,
और एक एक शब्द बहुत तौल के कहते हैं, लेकिन पता नहीं उनकी बुद्धि को क्या हो जाता है। वो विधानसभा में उन्होंने कुछ बात कही थी, उस पर बहुत विवाद हुआ था, बिहार के लोगों को याद होगा। तो और कई लोगों को तो विश्वास नहीं हुआ कि नीतीश जी के ही शब्द हैं। खैर, अब वो वहां से निकल आए हैं बाहर, और शायद उनकी पार्टी बीजेपी ही है। बीजेपी के साथ जब वो रहते हैं तो बहुत ही संतुलित रहते हैं, और जैसे ही बीजेपी से बाहर जाते हैं वो दाएं बाएं करने लगते हैं। खैर, मीसा जी की बात अगर करें हम यहाँ पर, तो इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की राजनीति में एक बात एक जैसी हो रही है। अगर आप 2019 के कैंपेन को याद करें, जो राष्ट्रीय जनता दल के कैंपेन को, आपको याद आएगा कि इन्होंने लालू जी की तस्वीर हटा दी थी, और आज लालू जी एक प्रमुख चेहरे की तरफ से सामने से रखे जा रहे हैं, जबकि ये बात भूली नहीं जानी चाहिए कि वो जमानत पर बाहर है। तो शायद ये 2024 के इंडी अलायंस की जो राजनीति है वो बेशर्मी की राजनीति है। उन्होंने तय कर लिया है कि ऑफेंसिव जाना है। आप राहुल जी के बयानों को देखिए ना, वो कब से क्या बोलते हैं। हाँ, किसी को भी बुला के पूछते तुम्हारी जाति क्या है, पत्रकारों से पूछते तुम्हारे संपादक की जाति क्या है, इस जाति के लोग कितने हैं, और वो कभी नहीं बताते उनकी खुद की जाति क्या है। राहुल जी नहीं बताते, ये कंफ्यूजन भी है, बता भी नहीं पाएंगे। अब हम मीसा भारती पर आते हैं। हुआ क्या है बिहार के अंदर, आप इनकी पूरी की पूरी राजनीति देखिए। अब इन्होंने तय कर लिया है कि बेशर्मी की राजनीति करनी। इनके मंत्री से लेके और जो सबसे प्रमुख तेजस्वी जी तक, सब बिल्कुल सामने से आके और लालू जी के नाम के साथ सामने आकर राजनीति बिहार के अंदर कर रहे हैं। उनको लगता है कि बिहार की जनता इसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। अभी मैं भी बहुत दावे से कुछ कह नहीं सकता। 2024 के रिजल्ट का मुझे बहुत ठीक से इंतजार है कि हम ठीक तरीके से इन बातों का विश्लेषण कर पाए कि बिहार में हो क्या रहा है, और तेजस्वी जिस तरफ ले जाना चाह रहे हैं बिहार को, क्या बिहार उस तरफ जाने को तैयार है। जबकि एक दूसरी धारा भी मुझे दिखाई दे रही है बिहार के अंदर, जिस पर बहुत ही गौर करने की जरूरत है। दो लीडरशिप बहुत तेजी से बिहार के अंदर उभर रहा है। जैसे अभी आपने सांभवी चौधरी का नाम सुना होगा, दलित परिवार से आने वाली लड़की, एलएसआर से पढ़ के गई। वैसे हमारे तेजस्वी यादव भी यहाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम से पढ़ के गए हैं, लेकिन 9वीं से आगे पढ़ नहीं पाए, फेल हो गए। जब उनके पिताजी बिहार में बिहार के यादव बच्चों के लिए चरवाहा विद्यालय बना रहे थे, उस वक्त तेजस्वी यादव यहाँ आरके पुरम दिल्ली डीपीएस स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। जबकि बिहार के अंदर बहुत सारे तेजस्वी यादव बच्चे रहे होंगे, मतलब नाम वाले तेजस्वी नहीं, अपने काम से तेजस्वी, और सिर्फ अपने आर्थिक तंगी की वजह से अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे, चरवाहा विद्यालय में अपनी जिंदगी खराब कर रहे होंगे। लेकिन लालू जी की तो राजनीति कुछ और थी। आज सांभवी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं, लेडी श्रीराम कॉलेज से पढ़कर वापस बिहार गई है, समस्तीपुर से चुनाव लड़ रही है। उनकी उम्र सिर्फ 25 साल है। ऐसे ही डॉक्टर गुरु पासवान है, वो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, और अभी जो युवा कुछ चेहरे हैं बिहार में जिसमें उम्मीद दिख रही है, उसमें डॉक्टर गुरु पासवान का नाम भी है। और सबसे खास बात है, ये दोनों के दोनों दलित समाज से आते हैं। जब इस तरह से लीडरशिप निकल के जाएगी जेएनयू और एलएसआर से पढ़कर जब बच्चे वहां राजनीति करेंगे बिहार में, तो बिहार की राजनीति बदलेगी नहीं। तब ये गाली गलौज की राजनीति लोग समझेंगे कि ये किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, और बिहार के लोगों का एस्पिरेशन भी बदल रहा है। आप आगे बात करेंगे तो उस पर भी हम थोड़ी चर्चा और आगे करेंगे कि बिहार कैसे बदल रहा है। मुझे तो नहीं उम्मीद कि ये राजनीति ये चला पाएंगे, फिर भी मुझे रिजल्ट का इंतजार है कि बिहार क्या सच में बदल रहा है। ठीक बात है, आप बिहार बदल रहा है और इसके लिए आप 4 जून का प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन मैं आज जो है 4 जून के पहले क्या क्या बिहार में बदलाव हो रहा है, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। मैं 4 जून के बाद पूरा देश जान जाएगा, हर अखबार, हर टीवी, हर यूट्यूब का प्लेटफॉर्म चिल्ला चिल्ला के कहेगा। हम खुद लाइव रहेंगे 4 जून को इसी प्रारब्ध के मंच से, और बताते रहेंगे कि बिहार कितना बदल गया, उत्तर प्रदेश कितना बदल गया, महाराष्ट्र कितना बदला, तमिलनाडु, केरल और नॉर्थ ईस्ट कितना बदला। आशीष जी, सवाल ये होता है कि चला जो तीरे नजर नीम कश तो क्या हासिल, मजा तो तब है जब दिल के आर पार चले। बात तो 4 जून के पहले होनी चाहिए, हिसाब किताब तो 4 जून के पहले होना चाहिए। ये अस्तर है राजनीति का बिहार में, जहां जिसके माता पिता बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हों, जो एक लोकतांत्रिक राजशाही परिवार से आती हो, ऐसी 2 लड़कियां, मीसा भारती हो
और चाहे रोहिणी आचार्य हो, जिसका भाई उप मुख्यमंत्री रहा हो, जिसका दूसरा भाई कैबिनेट मंत्री रहा हो, जो बच्चे चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, पैदा होते रहे लाखों बच्चे बिहार के, जो चरवाहा स्कूलों में भैंस की पीठ पर पैदा हुए और पले और आज भी पल रहे हैं, जिस बिहार में 90 के दशक में लोगों ने अपने नाम के आगे से मिश्रा, ठाकुर और तमाम अपनी जातियों के नाम हटाने, रंजन, कुमार और ऐसे तखल्लुस रखने शुरू किए सिर्फ इस बात के लिए कि जंगल राज में उनको कब प्रताड़ित कर दिया जाए और कब मार दिया जाए, कब उनके साथ दुर्व्यवहार हो जाए। इन्हीं दोनों लड़कियों में से एक लड़की की शादी में कितनी गाड़ियां बिहार के शोरूमों से लूटी गई, ये भी उसी बिहार ने देखा है। तो 4 जून का इंतजार, माफ कीजिएगा मुझे, मैं कम से कम नहीं कर सकता। हिसाब और किताब तो 4 जून के पहले होगा। बदलाव राजनीति में बिहार की कितना हो रहा है 2014 में, मैं फिर कहूंगा, मैंने प्रस्तावना में भी ये बात कही आशीष जी, कि नरेंद्र मोदी का जब चुनाव आता है, यानी लोकसभा का जब चुनाव आता है, तो 2014 देख लीजिए, बिहार ने हाथें खोल के, बाहें खोल के नरेंद्र मोदी का साथ दिया है। 2019 में उसी बिहार ने फिर एक बार साथ दिया है। लोग मुझे ये मत याद दिलाएं कि नीतीश कुमार साथ थे फिर बाद में चले गए, लोकसभा में नहीं गए, और गए तो उससे नरेंद्र मोदी को 2019 में कोई फर्क भी नहीं पड़ा। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें 370 चाहिए और 400 पार चाहिए एनडीए को, तो मैं तारीफ करता हूं नीतीश कुमार जी की। लाख बुराइयों के बाद, उनके विधानसभा के अंदर बाहर गिर जाने के बाद, कोट अनकोट, वो बयान सबको पता होगा, इन तमाम चीजों के बाद मैंने शुरू में ही कहा कि नीतीश जी की ये तारीफ कम है कि वो सही समय पर सही जगह पे आके खड़े हो जाते हैं, और इस बार भी वो खड़े हैं। मैं यहां से पूछता हूं कि बिहार एक बार फिर, मुझे पूरा विश्वास है कि 2014, 2019 के बाद 2024 दोहराने जा रहा है, लेकिन कैसे बर्दाश्त कर पाता है बिहार का वो प्रबुद्ध समाज और वहां का मतदाता, जब इस तरह के लोग पर्चा भर के प्रचार करते हैं और उनके पीछे नारा और झंडा लगाने वाले भी होते हैं। ये कौन सा बदलाव है बिहार में जो अब तक बदला नहीं, जंगल राज से लेके आज तक? देखिए, मैं बार बार जून की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज हम जो भी बात करेंगे वो संभावनाओं पे बात करेंगे, लेकिन ये जो बातें हम आज कर रहे हैं ना, उस पर मुहर जून में ही लगेगी, चाहे अनचाहे, कोट अनकोट। मीसा भारती का नाम आपने लिया। मीसा भारती बिहार में नहीं, वो टॉपर रही हैं मेडिकल में, आपकी जानकारी में होगा। हाँ, प्रैक्टिस एक दिन भी नहीं की उन्होंने। कोविड में पूरा बिहार इंतजार कर रहा था कि मीसा भारती कहाँ है, डॉक्टर की इतनी कमी है बिहार के अंदर, हमारी टॉपर कहाँ है, मीसा भारती कहीं दिखाई नहीं दी। पारिवारिक महिला हो गई थी, लेकिन जैसे 2024 आया, जमीन पर उतर गई। जब यहाँ दिल्ली में बैठकर ये बात मुझे समझ आ रही है, बिहार के लोगों को ये बात समझ नहीं आई होगी, बिल्कुल आ रही होगी। यहाँ एक बात और भी है, आपने सुना हो क्या, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इस वक्त पूरे परिवार की स्थिति यही है। जिस तरह की जांच चल रही है और नौकरी के बदले जमीन लिया है इन लोगों ने। मैं आपको बताऊं, इसी परिवार का मामा कहता था खुद को, मीसा भारती का, सिवान जिले के अंदर, और इतना बड़ा भू माफिया, और किसी की हिम्मत नहीं थी उस पर हाथ डाले। और उसकी तस्वीरें थी उसकी सोशल मीडिया पर, उसने लालू जी के साथ, लालू जी के मतलब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, सबके साथ उसकी तस्वीर थी। बाद में उसके हौसले इतने बढ़ गए कि उसने एसपी ऑफिस के बाहर फायरिंग की, तब जाके मजबूरी में उसकी गिरफ्तारी हुई। ये तो मैं अभी की बात बता रहा हूं। जिसको जंगल राज कहते थे ना, ये तो सुशासन काल में ये सब हुआ है। आप सोचिए, जब सुशासन में ये सब हो रहा था, जंगल राज क्या होगा। जंगल राज में ये भी हुआ है कि आईएएस का पूरा परिवार, नौकरानी तक यौन शोषण की शिकार हुई और कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। ये सारी कहानियां छुपी हुई हैं क्या? बिहार के नए लोग इन बातों को भूल सकते हैं, पुराने लोगों को तो सब याद है कि बिहार में क्या क्या हुआ है। और जब आप कहते हैं ना कि ये सारे लोग क्यों नहीं रिएक्ट करते बिहार में इतनी शांति क्यों है, मुझे याद आता है अजय देवगन का एक बयान। अजय देवगन प्रकाश झा के साथ बिहार आए थे एक शूटिंग के सिलसिले में, और मुंबई में फिर किसी पत्रकार ने उनसे पूछा इस संबंध में,
तो उन्होंने कहा कि मैं जब बिहार में ये कुछ समय बिता के लौटा हूँ, तब मुझे समझ आ रहा है कि बिहार के लोग इतने अग्रेसिव क्यों होते हैं। क्योंकि वो है वहाँ। आप बार-बार, बार-बार हर कदम पे जब दबाए जाएँगे, सताए जाएँगे और आप सताने के बाद ना पुलिस सुनेगी आपकी, ना प्रशासन सुनेगा आपका, तो आप क्या करेंगे? आप बौखलाए हुए ही होंगे। और जब आप पर इस तरह की छोटी-छोटी बातें जब होंगी आपके साथ, तो आप उसको अत्याचार में गिनेंगे भी नहीं। वो कहते हैं ना कि जिसको थप्पड़ खाने की आदत हो, उसको कोई गाली दे दे, उसको लगता है कि अच्छा ही हुआ, आज थप्पड़ नहीं पड़ी। तो बिहार में ये स्थिति रही है। बिहार में आज भी वही खौफ है। आप सोचिए लालू को गए हुए ज़माना हो गया, लोग कहते हैं वो समय बीत गया, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। लेकिन आज भी लोगों में ये डर है कि ये लौट लौट के ना आए। एक बात और बताओ, इस वक़्त तेजस्वी की जो पोज़ीशनिंग हो रही है, उसमें मैंने कई बार इस बात को बोला है कि उनकी पत्नी है रसेल, रसेल से उनकी शादी जब हुई, उसके बाद तेजस्वी का ग्राफ बढ़ने लगा। ये कुछ-कुछ मैं उस थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, मैं उधर नहीं जाना चाहता। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, एक ऐसा परिवार, लालू जी का परिवार बहुत ही कट्टर यादववादी परिवार है। आप बिहार में कोई आपके संपर्क में हो तो आप बात कीजिएगा। तेजस्वी जी की एक बहन की शादी होनी थी, किसी हिंदू परिवार में ही, लेकिन कास्ट मैच नहीं कर रहा था, इसलिए लालू जी तैयार नहीं हुए। अपनी कास्ट में ही शादी करनी थी उनको। फिर धर्म बदलने वो कैसे तैयार हो गए होंगे वो, ये सोचने वाली बात है। और इस बात को लेके बहुत हंगामा भी हुआ परिवार में। और आज जिस तरह से बिहार के अंदर कन्वर्जन बढ़ा, जैसे ये कुछ समय राजद की सरकार बिहार में आई थी, उससे संदेह दूसरी तरफ जा रहा है कि बिहार में जो ये गुस्सा, ये अग्रेशन जो दिखाया जा रहा है, इसको कुछ दूसरे लोग तो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। वही शक्तियाँ जो राहुल गांधी को यहाँ दिल्ली में कंट्रोल कर रही है, बिहार के अंदर वही शक्ति कहीं तेजस्वी को तो कंट्रोल नहीं कर रही है। ठीक, मैं ये संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। इस पे बिल्कुल। थोड़ा चिंतनशील समाज है, वो इस पर थोड़ी चिंता करे। बिल्कुल ठीक बात है। आपने एक सही पॉइंट उठाया और दर्शकों आपको मैं याद दिला दूं, लालू प्रसाद यादव के जिस लड़के के ईसाई बहू के बारे में आशीष जी बात कर रहे हैं, तो सनातन को समाप्त करने की बात जहां से आती है सुदूर दक्षिण, जहां छोटा स्टालिन, नन्हा स्टालिन, सस्ता स्टालिन सनातन को मिटाने की बात करता है। एम के मैं आता स्टालिन, हूँ, उसके उस पे पिता आता जो हूँ। मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और उनकी ईसाई पत्नी का भोजन करते हुए एक दृश्य इसी पब्लिक डोमेन में मौजूद है। दर्शक उसे देख सकते हैं। बिल्कुल अंशु जी, मैं चाहूंगा कि आप जो अवनीश जी, ये चीजें ऐड बात करेंगे बहुत मैं बस। महत्वपूर्ण है। हाँ, स्टालिन का जिक्र किया इसलिए ये मैं कह देना चाहता हूँ। दक्षिण भारत, बिहार, वहाँ के लोग ये बात मतलब ये कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं है। बिहार के लोगों को तो वैसे भी मतलब बिहारी शब्द तो गाली ही बन गई थी लंबे समय तक। नीतीश जी आए तो बिल्कुल थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन बिहारी शब्द आज भी गाली है। पंजाब के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में भी कई जगहों पे, असम में क्या हुआ उनके साथ, यहाँ तक कि नेपाल में भी बिहारी शब्द को बहुत अच्छे अर्थों में नहीं लिया जाता। तो वो तमिलनाडु तेजस्वी जी से इतना प्यार क्यों बढ़ गया? वो क्या चीज थी, वो कौन सी कड़ी थी जो स्टालिन को तेजस्वी से जोड़ती है? चर्च। मैं उसी की तरफ इशारा करना चाह रहा था। वही कड़ी है जो मनीष को तमिलनाडु में गिरफ्तार करवाती है। आशीष जी, आप इशारा कर रहे हैं और मुझे कोई गुरेज नहीं है खुल के कहने में कि वो चर्च का रिश्ता था, चर्च का रिश्ता है और चर्च का रिश्ता बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अब मैं वापस आता हूं जरा बिहार की घनघोर राजनीति पे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि 4 जून के बाद फिर हम लोग बैठेंगे, फिर बदलाव की बात करेंगे। लेकिन अभी तो जरा समीकरणों पर बात कर ली जाए। पाटलिपुत्र और सारण में मीसा भारती के बहाने जो बिहार का गिरता अस्तर है, और कम से कम ये बड़े बाप की औलादे हैं साहब। ये कोई ऐसा नहीं है कि ग्रोह की औलादे हैं, माफ कीजिएगा। ये नौ सामंतवाद की पैदाइशें हैं, जिन्होंने जन्मते ही सब कुछ देखा है, और सब कुछ देखा ही नहीं, विलक्षण तरीके से देखता है। मैं सारण सीट का, मैंने मीसा भारती का जिक्र कर लिया, अब जरा मैं आ जाता हूँ सारण सीट पे। सारण सीट के एग्जाम्पल के माध्यम से, उसके उदाहरण के माध्यम से मैं कुछ ताना बाना बिहार की राजनीति का 2024 का जो लोकसभा है उसको समझना और दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ।
देखिए 2014 में राबड़ी देवी सारण सीट, पहले छपरा के नाम से जानी जाती थी दर्शकों, सारण सीट से लोकसभा का चुनाव लालू यादव भी लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। 2014 के चुनाव में राबड़ी देवी सारण सीट से बाकायदे राजीव प्रताप रूडी से हार चुकी हैं। 2019 में लालू यादव अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा आगे बढ़े, तो कहां बढ़े, अपने समधी चंद्रिका के तक। चंद्रिका को उन्होंने 2019 में इसी सारण सीट से लड़ाया जो उनके समधी है। चंद्रिका भी हारे वहां से 2019 का चुनाव। और अब आप देखिए, पहले है नहीं, समधी है नहीं। ठीक है, वो सबको पता है, हम उस परिवार में नहीं जाना चाहते हैं, कौन समधी है, कौन पति है, कौन बीबी है, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। लेकिन आप यहाँ देखिए, मैं जो बड़ी बात कह रहा हूँ कि लालू यादव जहां से खुद लड़े और जीते, वहां से अगर हटे तो किसको विरासत सौंपी? अपनी पत्नी को 2014 में पत्नी के बाद अगर दिया तो उस समय अपने समधी, चलिए उस समय तो समधी थे, उस समय समधी को दिया। और जब समधी हट गए तो फिर 2024 में बिसात कहां तक आई? अपनी बेटी तक। यानी परिवारवाद से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और ये परिवार तो परिवारवाद का जकड़न में जकड़ा ही हुआ है, उसके साथ भ्रष्टाचारी भी है। अब ऐसे में राजीव प्रताप रूडी, जो कि एक प्रखर वक्ता है, एक प्रोफेशनल है और एक परफॉर्मर है, मंत्री नहीं है लेकिन फिर भी एक परफॉर्मर है, ये है टीम मोदी का कमाल। ऐसे में अगर वहां का ताना बाना में देख लूं तो 25% यादव हैं उस सीट पे, 23% राजपूत हैं, 20% बनिया हैं, 10% मुस्लिम वोटर हैं। अब आप कह सकते हैं कि अरे कहाँ अमीश जी आप इस ताने बाने में फंस गए, लेकिन बिहार के संदर्भ में जब मैं बात करूंगा, कम से कम उत्तर प्रदेश, बिहार और ऐसे हिंदी भाषी राज्य, जाति के इस चक्कर से बिहार क्या आपको 2014 में बाहर 2024 में बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है? और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं ही ये कह रहा हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी के चुनाव यानी लोकसभा चुनाव में बाहर आता दिखा, 2019 में फिर बाहर आता दिखा, 2024 में भी यही परंपरा कायम रहने वाली है बिहार में, जब चुनाव नरेंद्र मोदी जी के लिए हो, केंद्र के लिए हो, लोकसभा का हो। हाँ ना में जवाब देना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ आ जाएगा, और उस समय और भी ज्यादा मुश्किल होता है जब आप एक सीट पर बात करें और फिर कहें अब बताओ हाँ कि ना, तो थोड़ा मुश्किल है। मैंने एक सीट के बहाने पूरे प्रदेश के खाका खींचने की प्रयास किया और मैंने ये भी कहा कि 2014 में ऐसा हुआ है, घनघोर साथ मिला है उसी बिहार का, उसी बिहार के मतदाता का, नरेंद्र मोदी को और राष्ट्रवाद की राजनीति को। 2019 में फिर मिला है, 2024 में यही परंपरा कायम रहने वाली है। देखिए विधानसभा में किस तरह से वोटिंग होती है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। जी सर क्या है, जब हम विश्लेषण कर रहे होते हैं ना, आमतौर पे साथ का मतलब ना हम सीट से निकालते हैं, ये सीट निकल गई तो साथ मिल गया। जब साथ मिल रहा होता है तो उसमें बहुत सारे लोग उस पक्ष में नहीं भी होते जो वोट कर रहे होते हैं। सर, लोकतंत्र के जिस मॉडल को आपने अपनाया है इसमें हेड काउंट मैटर्स। बिल्कुल, मैं असहमत नहीं हूँ आपकी बात से, मैं सिर्फ आपकी ही बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर, मैं बिल्कुल असहमत नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बिहार के संदर्भ में जैसे आपने बताया कि जाति वहाँ की सच्चाई है, और पिछली बार जब हमने बात खत्म की थी तो मैंने 6 से 7 साल का समय मांगा था आपसे, मैंने कहा था 7 सालों में चीजें बदलेंगी, वो शुरुआत भी हो गई है। और बहुत धीरे-धीरे एक यात्रा बढ़ रही है प्रशांत किशोर की। मुझे लगता है कि वो असर कर रही है कहीं न कहीं। प्रशांत किशोर जब गाँव में जाते हैं, वो 2 बातें कहते हैं, मुझे बहुत पसंद है ये बात। वो कहते हैं कि भैया बिहार पिछड़ा है, इस बात में किसी को संदेह नहीं। भारत में अगर हम पीछे से जब गिनना शुरू करेंगे तो सबसे नीचे पायदान पर, वो भी नीचे खड़ा नहीं है, पाताल में है। ऐसा नहीं कि एक-एक कदम, एक-एक हाथ की दूरी पे सब पीछे होते जा रहे हैं। बिहार पाताल में है। पहले लोग गलती से यूपी बिहार कह देते थे, आज वो यूपी बिहार भी साथ-साथ नहीं कह सकते हैं। यूपी भी बहुत आगे निकल गया छोड़ के, तो बिहार अकेला खड़ा है। तो प्रशांत किशोर पूछते हैं कि जब आप वोट करने जाते हैं, तो क्या अच्छी शिक्षा के लिए वोट करते हैं? आज तक कभी किया है आपने? अच्छे अस्पताल के लिए? अच्छी सड़क के लिए? तो लोगों ने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि आपने वोट इसलिए किया कि आपकी जाति का आदमी जीते। सच्चाई है, आपके धर्म का आदमी जीते, तो वो जीत रहा है। तो जब आपको विकास चाहिए नहीं, आपको अच्छा स्कूल चाहिए नहीं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए नहीं, तो वो मिलेगी कैसे? तो डिमांड करना पड़ेगा। तो ये बात धीरे-धीरे बिहार के गाँव-गाँव में पहुंच रही है। दूसरी बात, वो मुसलमानों की जो बस्ती में जाते हैं,
तो एक बात बहुत साफ-साफ कहते हैं। वो कहते हैं, मुसलमान तो कहते हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी से डरते नहीं है। फिर एक आदमी आता है और तुमसे कहता है कि हमको वोट दे दो, नहीं तो मोदी आ जाएगा, और तुम उसको वोट दे देते हो। इसका मतलब मोदी का खौफ है तुम्हारे अंदर। तो ये झूठ बोलना बंद करो, अल्लाह के अलावा किसी से डरते नहीं हो। और अगर सच में अल्लाह के अलावा किसी से डरते नहीं हो, तो बोलो मुझे किसी के आने ना आने से फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम जो करेगा हम उसको वोट देंगे। तो ये 2 छोटी-छोटी बातें हैं। ये बात जितनी तेजी से बिहार के गाँव-गाँव में पहुँच जाए, आप देखेंगे बिहार में वो बदलाव दिखेगा। और मैं फिर कहता हूँ, जब शांभवी चौधरी जैसी कोई बिल्कुल 25 साल की कोई लड़की जाती है बिहार में चुनाव लड़ने के लिए, जीत-हार बाद की बात है। वहाँ राजनीति के लिए जब जा रही है ना, मुझे बहुत संभावना दिख रही है। एक दलित परिवार की बच्ची 25 साल की उम्र क्या होती है? वो लेडी श्री राम कॉलेज से पढ़ाई करती है और बिहार में अपनी सीट पे लोकसभा का चुनाव लड़ने जाती है। तो जब इस तरह के लोग आएँगे ना, तो तेजस्वी, मीसा जैसे फर्जी तरीके से डिग्री लेने वाले, कहने मुझे कोई संदेह नहीं है, टॉपर होने वाले फर्जी तरीके से, ये लोग अपने आप बाहर चले जाएँगे। और ये जो आप खिसियाट देख रहे हैं, जेल भेज देंगे, पप्पा तो खुद जेल में थे उनके, भाई के जेल जाने की नौबत है, वो किसको जेल भेजेंगे? सिंपल सी बात है ना, कि ये सारी बातें बिहार के लोग समझ नहीं रहे। लेकिन सच कहूँ तो नहीं समझ रहे। आज भी बिहार में जब आप गाँव की तरफ जाएँगे, हम लोग तो शहर में बैठे हुए हैं, वहाँ आज भी लालू परिवार के लिए बहुत श्रद्धा है लोगों में। घर में उनको ये नहीं पता कि क्या मिला, उनको ये लगता है कि लालू जी वहाँ रहेंगे, तो हम एम्पावर्ड रहेंगे। जबकि वो समझ नहीं रहे कि अब देश और समाज बदल रहा है और हुँ, लालू जी का समय अब गया। ये बात ठीक उन बात। तक पहुँचाने की ज़रूरत है। वो पहुँच नहीं बिल्कुल रही ठीक है। बात, हम कितना भी कम्युनिकेशन का इतना दावा कर लें, लेकिन आज भी एक जिले की बात दूसरे जिले में नहीं जा रही है सर। ठीक बात, ठीक समस्तीपुर की बात। बात छपरा में नहीं जा रही, छपरा की बात सिवान के लोगों को नहीं पता। हम हुँ, जितना जोर मारना है मारे, जितना ताली बजानी बजाएँ, हम इन्फॉर्मेशन का जो ये क्रांति आई है, हाँ, अभी सूचनाएँ नहीं पहुँच रही हैं, अभी बिल्कुल ठीक वक़्त बात है। लगेगा। सूचना बिल्कुल, मैं मानता हूँ सूचनाएँ नहीं पहुँच रही हैं। हाँ, अश्लील अनावश्यक जानकारियाँ खूब आ रही हैं, काम की अश्लील जानकारी नहीं रीलें पहुँच पहुँच रही। रही, मैं वही कह रहा हूँ, अश्लील रीलें खूब पहुँच रही हैं। तरह-तरह की खुरापातें खूब पहुँच रही हैं। मोबाइल का डेटा हर गाँव-गाँव में मौजूद है। खूब सारा मोबाइल का नेटवर्क है। कोई आम के पेड़ की डाली पर बैठ के मोबाइल चला रहा है। सूचनाएँ तमाम पहुँच रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बदकुचन भी हो रहा है। लेकिन इन तमाम निराशाओं के बीच में दर्शकों, उसी बिहार ने 2014 में ये दिखाया है कि वो जातीय तमाम इन बंधनों से ऊपर उठ के देश हित में, राष्ट्रवादी राजनीति के हित में उसने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जनादेश दिया है। 2019 में फिर उसी बिहार ने इन तमाम नकारात्मक स्थितियों के बावजूद भी राष्ट्रवाद के पीछे मजबूती से खड़ा हुआ है। 2024 में एक बार फिर माहौल वही है। हाँ, इसके साथ-साथ होता क्या है कि 2014 के बाद राष्ट्रीय राजनीति में अंशु जी आप मानेंगे कि एक बदलाव हुआ है मतदाता के एंड पर। उसको ये ज्ञान हो गया है, ये भान हो गया है, उसने ये सीख लिया है जिसमें हम आप दोनों शामिल हैं कि विधानसभा के लिए कैसे वोट किया जाए और लोकसभा के चुनाव में कैसे वोट किया जाए। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर मैं अपने नजदीक कहीं देखता हूं तो वो बिहार है। संभवतः आपकी बिहार को लेके जितनी भी ये चिंताएं हैं और आप उम्मीदों के साथ बात करते हैं, पहले सकारात्मक उम्मीद दिखाते हैं और फिर नकारात्मक पर बात करते हैं, ये सबसे बेहतर है। जी, आपका लास्ट टेक। ये जो आप बता रहे हैं ना कि लोकसभा में कैसे वोट करना है, विधानसभा में कैसे वोट करना है, ये जो मतदाता है वो सीख गया है। इसमें सिर्फ मेरा टेक इतना है कि विधानसभा में अभी भी कन्फ्यूज़न है, लोकसभा के लिए कन्फ्यूज़न नहीं है। उसको मैंने पता है वही मोदी को कहा, वोट करना है। मोदी, ये लोकसभा का मामला नहीं है, वो सिर्फ मोदी के लिए कमिटमेंट है मोदी को लोगों का, जानता है। क्योंकि वो भरोसा करता है कि ये आदमी एक ईमानदार है और मोदी का विकल्प उसके पास फिलहाल नहीं है। इसलिए अरे वो महाराज, मोदी पर विश्वास कर रहा है। अरे महाराज, तो सुनिए ना, बिहार पे बात हो रही है तो मैं भी जी। पूर्वांचल से आता हूँ, आप भी बिहारी हैं, आप दिल्ली में बैठे हैं, मैं लखनऊ में बैठा हूँ। बड़े देशी अंदाज में एक बात कहता हूँ। ये बताइए कि जब मैंने ये कहा कि 2014 के बाद लोकसभा में वो सीख रहा है, वो जान गया है कि कैसे वोट करना है, और
विधानसभा में कैसे वोट करना है। तो आपने जब ये कहा कि विधानसभा में अभी भी कैसे वोट करना है, इसको सीखना जरूरी है, तो ये वही वाली बात है कि महाराज ड्राइंग रूम उसने दुरुस्त कर लिया है और अब उसको अपना बेडरूम दुरुस्त करना है, इतना ही है। और इतनी उम्मीद तो की जा सकती है और दृढ़ता के साथ ये सकारात्मक उम्मीद की जा सकती है कि जब उसने अपना दरवाजा दुरुस्त कर लिया है, अपना बरामदा दुरुस्त कर लिया है, अपना ड्राइंग रूम दुरुस्त कर लिया है, तो आंगन, बेडरूम और किचन और स्टोर तक दुरुस्त होगा। ये इसी कामना, इसी मंगल कामना के साथ 7 साल मैंने बोला हुआ। मैं कहता हूँ 7 नहीं 17 साल लगे साहब। नहीं 17 में हो जाएगा। जो बिहार इतने दिनों तक इस बार, और आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, कितना समय हुआ उत्तर प्रदेश को सुधरे हुए, कितना समय हुआ अभी सुधरे हुए, 10 साल। तो ऐसे ही सुधार होता है सर। तो निश्चित तौर पर इस सकारात्मक उम्मीद के साथ कि बिहार जिस तरीके से लोकसभा में बदल रहा है और जान रहा है कि कैसे वोट करना है, वही बदलाव विधानसभा में आएगा। क्योंकि बिहार वो धरती है, और खासतौर से जब मैं सारण की बात करूं, छपरा की बात करूं, तो जेपी की धरती है। मैं संस्कृति कर्मी हूं, विनम्र संस्कृति कर्मी हूं। मैं कैसे भूल सकता हूं सारण की उस धरती को जो विदेशी परंपरा, नाच परंपरा को जन्म देने वाले भिखारी ठाकुर की धरती है। बिहार वो ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसको परित्यक्त छोड़ा जा सके विधानसभा के स्तर पर। इसलिए बिहार को बदलना होगा, खुद को बदलना होगा। ये जिम्मेदारी खुद बिहार पे है। उसे आगे बढ़ के जिस तरीके से उसने, बिहार ने भारत में राष्ट्रीय क्रांति, राजनीतिक क्रांतियों की धरती रही है, वो प्रेरणा देती रही है। एक बार फिर उसको अपना, जैसे वो कहते हैं ना कि हनुमान जी को याद करना पड़ेगा, लांग सकते हो बिहार, आप कर सकते हो, आपने किया है, लगातार आप कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ आशीष जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि बिहार पर आप मिस कर रहे होंगे कि काफी दिन से हम राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे थे। आशीष जी को हम फिर कष्ट देंगे, लगातार कष्ट देंगे, और 4 जून के बाद हम लोग बैठ के लड्डू के साथ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले खूब सारी बातें करनी है। आशीष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रारंभ की तरफ से। दर्शकों, इसी के साथ हमें और आशीष जी को, दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।